2 दिसंबर हिंदी साहित्य का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 2 दिसंबर हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 2 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 दिसंबर को हिंदी साहित्य के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 24 दी गई है, यानी टोटल 24 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कुल प्रश्न आपको दे रखे हैं 3 और टाइमिंग है, समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो हिंदी साहित्य का ये पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में हल करना है और मैक्सिमम मार्क है, पूर्णांक है, 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 2 दिसंबर को हिंदी साहित्य के पेपर में अगर आपको पूरे 70 नंबर फोड़ने हैं, 70 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है। हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी लिटरेचर का पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1117 और ये आपके पेपर का सीरियल नंबर दे रखा है 149171। यह आपके हिंदी पेपर का सीरियल नंबर है। सामान्य अनुदेश आपको दे रखा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बाहर अंकित है और यहाँ पर आपको निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अपना नामांक लिखें। और तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने अंकित है। और 4 नंबर है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है। परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई, इसी को परोपकार भी कहते हैं। दोनों का भाव एक है। यदि एक में दूसरे के हित की भावना है तो दूसरे में भला करने की भावना छिपी हुई है। अपने हित की चिंता न कर दूसरों का हित या उपकार करना ही सच्चे अर्थ में परहित या परोपकार है। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले आपको ये जो गद्यांश दे रखा है इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि परोपकार किसे कहा गया है। तो परोपकार किसे कहा गया है, यहाँ पर देखिए पहली जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है, इसमें इसका उत्तर है परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई। दूसरों की भलाई इसको क्या कहते हैं, परोपकार कहते हैं। तो दूसरों की भलाई ये इसमें फर्स्ट का आंसर होगा। दूसरा है धर्म का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं धर्म का अर्थ है पुण्य है, कर्तव्य है, सत्कर्म है और सदाचार है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है गद्यांश का मूल भाव क्या है। तो इस गद्यांश का मूल भाव है आपके दूसरों की भलाई करना, यह आप लिख सकते हैं। 4 नंबर है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक होगा आपके परोपकार लिख सकते हैं या फिर परहित लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है कि यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता है खून चाटती हुई वायु में। तो इस पद्यांश को पहले आपको केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा आपके किसान की धरती, किसान की धरती। दूसरा है कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया गया है, किसान को बताया गया है। तो दूसरे का उत्तर आपके किसान हो जाएगा। तीसरा है नए वर्ष में किसान के लिए किसकी प्राप्ति होती है, नई फसल की। तो इसका उत्तर होगा नई फसल। और 4 नंबर है प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है। तो इसमें होगा आपके प्रसाद गुण। कौन सा गुण होगा,
प्रसाद गुण। तो ये आपके 4 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन दे रखा है आपके। तो 3 नंबर प्रश्न है कि जन संचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो एक आपके आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, फिल्में हैं, समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं। 4 नंबर है समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो समाचार के मुख्य तत्व हैं जो आप की जो सूचना है वो कैसी हो, तथ्यात्मकता हो, सूचना में नवीनता हो, सूचना जन रुचि वाली हो और सूचना है वो समसामयिक हो। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो पहला है आपके इंटरनेट लाभ और हानियां, दूसरा है कंप्यूटर शिक्षा, आधुनिक समय की आवश्यकता, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 4 नंबर है प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन। तो ये 4 निबंध आपको दे रखे हैं, इनमें से एक निबंध आपको तैयार करना है, याद करना है। और 6ठा प्रश्न दे रखा है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। और ये कितने नंबर का है डियर स्टूडेंट, 4 नंबर का है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है स्वयं को जयपुर निवासी हिंतासु मानते हुए बायोडेटा में आपको लिखना है। और 7वां प्रश्न दे रखा है आपके कि आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। और 8वां प्रश्न है केंद्रीय विद्यालय जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस पर आपको प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी करनी है। और उसके बाद में देखिए व्याकरण के प्रश्न है, 1-1 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। एक में है संचारी भावों की संख्या, तो संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 33 होती है। तो पहला रिक्त स्थान है इसमें 33 लिखना है। दूसरा है कि हिंदी आचार्यों ने रसों की जो संख्या है वो कितनी मानी, तो दूसरे रिक्त स्थान में कितना आएगा, 11। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर 2 प्रश्न है। पहला है 4 प्रश्न है, सॉरी। पहला प्रश्न है साहित्य की लय सूर तुक यति गति बुध रचना कहलाती है। तो पहला है इसमें छंद आएगा, दूसरे में अलंकार है, तीसरे में रस है और 4 नंबर में जो द ऑप्शन है इसमें उपयुक्त सभी है। तो इसका सही उत्तर आपको क्या लिखना है, यानी इसका सही उत्तर आपके ए वाला ऑप्शन होगा। इसका सही उत्तर होगा आपके छंद। ओके। दूसरा प्रश्न है गण कितने प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन में 6, ब ऑप्शन में 8, स ऑप्शन में 10 और द ऑप्शन में आपके 12। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 8 प्रकार के होते हैं, यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीसरे में आपको मात्रिक छंद किसे कहते हैं और 4 नंबर है वर्णिक छंद किसे कहते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन आप देख लेना, अच्छे से आपको याद करनी है। 11वां प्रश्न है अलंकार की परिभाषा और भेद लिखना है। 12वां प्रश्न है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए अंतरा भाग फर्स्ट की क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 13 है आपके निम्न पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो अथवा में भी दे रखा है, तो इन दोनों में से एक पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 14 के अंदर दे रखा है आपको निम्न गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी अथवा में है, तो या तो अथवा वाला करिए, एक आपको करना है, एक की व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न संख्या 15 है आपके प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है दोपहर का भोजन पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो दोपहर का भोजन पाठ है, इसके लेखक का नाम होगा अमरकांत वर्मा। क्या होगा बच्चों, अमरकांत वर्मा। अमरकांत वर्मा ये कौन से पाठ के लेखक हैं, आपके दोपहर का भोजन वाले पाठ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 17 है हामिद ने मेले में से क्या खरीदा। तो क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था, चिमटा। और उसके बाद में 18वां प्रश्न है टॉर्च बेचने वाला व्यंग्य पाठ में से आपको क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 19 है ईदगाह कहानी का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 20 है गूंगे कहानी को पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव स्पष्ट होते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 21 के अंदर छोटे छोटे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, सूर सागर। कौन सा है, सूर सागर। तो इसमें आपको सूर सागर लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कवि देव का पूरा नाम क्या था। तो कवि देव का पूरा नाम था आपके देवदत्त। क्या था बच्चों, देवदत्त। तो इसमें आपको देवदत्त लिखना है। और तीसरा है कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है। तो कौन सा ग्रंथ है, आपके बिज्जक। कौन सा ग्रंथ है बच्चों, बिज्जक ग्रंथ है। ओके। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है अरे इन दोहुन राह न पाई
से कबीर का क्या आशय है। पांचवा है सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद का काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। और उसके बाद में अंतराल भाग फर्स्ट है। तो प्रश्न संख्या 22 है, इसमें पहला प्रश्न है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो गए आपके मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। ओके, ये आपको याद रखना है, मकबूल फिदा हुसैन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आवारा मसीहा के रचयिता कौन है। तो आवारा मसीह के जो रचयिता है वो विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है बच्चों, विष्णु प्रभाकर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली। तो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी, फोटोग्राफर में या फिर प्रिंट मेकर या फोटोग्राफर आप लिख सकते हैं, और फिल्म निर्माता में। और प्रश्न संख्या 23 है मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत कहाँ और कैसे वातावरण में हुई। और 24 नंबर है प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश डालना है। तो हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।